नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बिल्कुल पता होगा कि अपनी जो ईवीएस की क्लास है वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है, जिसमें हम लोगों ने तकरीबन 36 क्लास को पूरा कंप्लीट कर लिया। आज दोस्तों आपका 37वें नंबर का क्लास है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं ईवीएस की अवधारणा और व्याप्ति के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बिल्कुल पता होगा कि अध्यापन संबंधी मुद्दे से आपके सीटेट एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आपको पेडालॉजी के सेक्शन में देखने को मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप सभी से बिल्कुल गुजारिश है कि आप सभी लोग बिल्कुल वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें और अपने साथ में एक पेपर और पेन लेकर के बैठें, ताकि जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलते जाएं उन्हें आप साथ साथ नोट डाउन करते चले, जिससे आपको एग्जाम के समय में रिवीजन करने में थोड़ी सी सहूलियत मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले ईवीएस की अवधारणा क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। उसके बाद ईवीएस की जो व्याप्ति होती है उसके बारे में भी मैं आपको बिल्कुल विस्तार तरीके से बताऊंगा। बात करें दोस्तों ईवीएस की अवधारणा के बारे में, तो दोस्तों नंबर 1 पर आप देख सकते हैं कि पर्यावरण अध्ययन जो है प्राथमिक स्तर पर अध्ययन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें हमारी प्रकृति के साथ साथ मानव व पर्यावरण के संबंध के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है। यानी कि दोस्तों आपको बिल्कुल मैं बता दूं कि यहाँ पर जो ईवीएस होता है वो कहीं ना कहीं मानव व पर्यावरण के बीच का जो संबंध होता है उसके बारे में बिल्कुल बताता है। इसलिए पर्यावरण अध्ययन जो है वो प्राथमिक स्तर पर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यही इसकी अवधारणा होती है। ये चीज़ें बिल्कुल आपको याद करके रखनी है, नोट डाउन करके रखनी है, क्योंकि ये आपको पेडालॉजी के सेक्शन में बिल्कुल देखने को मिल जाएगा। नंबर 2 पर दोस्तों बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं कि पर्यावरण अध्ययन जो है छात्रों को पर्यावरण में होने वाली विभिन्न घटनाओं व परिवर्तनों को समझने में भी सक्षम बनाता है। वह पर्यावरण की जटिलता को समझने तथा समस्या समाधान क्षमता को पैदा करने व छात्रों में विश्लेषणात्मक सोच को विकसित करने में भी मदद करता है। ये चीजें बिल्कुल आपको केवल सुनते जाना है, क्योंकि यहाँ से जो भी आपके क्वेश्चन बनेंगे तो वो सारे पॉइंट्स आपको बिल्कुल याद आ जाएंगे जो मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल बता रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं आपको चीजों को बिल्कुल केवल सुनते जाना है, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको ऑटोमेटिक बिल्कुल सही हो जाएंगे। यानी कि दोस्तों यहाँ से आप दोनों पॉइंट्स को बिल्कुल नोट डाउन करके रख सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं कि जो पर्यावरण अध्ययन हो छात्रों को पर्यावरण होने वाली विभिन्न घटनाओं के बारे में बताता है, उनके परिवर्तन को समझने में कहीं ना कहीं सक्षम बनाता है और पर्यावरण की जटिलता को समझने में तथा समस्या समाधान क्षमता को पैदा करने व छात्रों में विश्लेषणात्मक सोच को विकसित करने में भी कहीं ना कहीं पर्यावरण अध्ययन जो है वो मदद करता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद करके रखने हैं, नोट डाउन करके रख लेने। अब दोस्तों वहीं पर अगर हम लोग बात करें कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के मुख्य उद्देश्य क्या क्या होते हैं इनके बारे में, क्योंकि यहाँ से भी आपके कई सारे क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। बात करें दोस्तों नंबर 1 पर, तो दोस्तों देख सकते हैं कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन जो है शिक्षण के लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इससे बच्चों को ऐसे अवसर दिए जाते हैं जो कि वह अपने दैनिक जीवन से जुड़े अनुभवों के ज्ञान का सृजन कर सकते हैं, पर्यावरण के प्रति अपनी समझ को विकसित कर सकते हैं व आनंदमय तरीके से इनके प्रति सीखने के अनगिनत अवसर भी उनको प्राप्त हो सकते हैं। और इससे बच्चा जो है अपने पर्यावरण के प्रति जागरूक भी होता है और नई नई चीजें सीखता हुआ खोजता है। तो ये सारी चीजें बिल्कुल आपको याद करके रखनी है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से ये सारी चीजें बिल्कुल बच्चों को देखने के मिल जाती हैं, यानी कि वो अपने पर्यावरण के प्रति कहीं न कहीं सकारात्मक रूप से बिल्कुल समझ को विकसित करता है और चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से सीखता है। वहीं पर दोस्तों नंबर 2 पर बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन बच्चों को विभिन्न अंकों वर्णमाला और कुछ अन्य बुनियादी चीजों का बुनियादी ज्ञान प्रदान करता है, जिन्हें वह अपने आसपास प्रतिदिन देखते हैं। यानी कि दोस्तों जो आपके पर्यावरण में दिन भर चीजें घटती रहती हैं, जो आपके आसपास की चीजें होती हैं उनके बारे में कहीं ना कहीं बच्चा अच्छे तरीके से समझ पाता है और कहीं ना कहीं अपने आप को पर्यावरण से कोरिलेट भी कर पाता है, क्योंकि आप सभी को बिल्कुल पता होगा कि पर्यावरण का होना कहीं ना कहीं हमारे यानी कि मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए पर्यावरण अध्ययन जो है वो प्राथमिक स्तर तक बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है कि छात्र इसके बारे में कहीं न कहीं चीजों को सीखे और इसके प्रति जो है सकारात्मक सोच को बिल्कुल विकसित भी कर सके। अगले नंबर पर दोस्तों बात करें नंबर 3 पर, तो दोस्तों देख सकते हैं कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन बच्चों को किसी भी कार्य को सुव्यवस्थित तरीके से करने में मदद करती है, साथ ही साथ स्वच्छ आदतें विकसित करने में वह व्यक्तिगत तथा सामाजिक स्वच्छता को बनाए रखने के लिए प्रेरित भी करती है। यानी कि अगर आप समाज में रह रहे हैं और अपने आसपास आप सफाई नहीं रखते तो ये भी चीज़ें कहीं ना कहीं गलत होती है। तो पर्यावरण अध्ययन आपको कहीं ना कहीं ये सिखाता है कि आप अपने आसपास बिल्कुल स्वच्छता रखें, व्यक्तिगत जीवन हो चाहे आपका सामाजिक जीवन हो, सभी में आपकी स्वच्छता बिल्कुल जरूरी होती है, जो कि आपके लिए और आपके पर्यावरण के लिए दोनों के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट होती है। तो ये सारे पॉइंट्स भी आपको बिल्कुल याद करके रखने, यानी कि मोटा मोटा आप थीम समझ के चलो कि आपको जो है बिल्कुल अपने
अपने पर्यावरण के प्रति सकारात्मक सोच रखनी है। अगर आप ज़्यादा लाइफ चाहते हैं, जीवन प्रत्याशा ज़्यादा चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अपने पर्यावरण के प्रति जो है वो सकारात्मक सोच रखनी पड़ेगी। अगले नंबर पर दोस्तों बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि बच्चा सरल ग्राफ, मानचित्र, फ्लो चार्ट व सांख्यिक तालिकाओं को अच्छे से समझ सकता है, जिससे उसकी जो रुचि वह प्रकृति और प्रवेश के साथ बनी रहती है। अर्थात मुख्यतः हम कह सकते हैं कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण बच्चों को उनके प्रति सकारात्मक सोच के लिए बताया जाता है। यानी कि मैंने जैसा कि आपको बताया, मैं बार बार यही चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि आपको कहीं ना कहीं पर्यावरण के प्रति सकारात्मक सोच रखनी है और बच्चों को ये सारी चीज़ें बिल्कुल बतानी है कि वो भी पर्यावरण के प्रति बिल्कुल सकारात्मक सोच रखे, जिससे जीवन प्रत्याशा जो है वो लंबे समय तक बिल्कुल बने रहे। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करें थोड़ा सा ईवीएस की व्याप्ति, यानी कि ईवीएस का दायरा क्या होता है इसके बारे में, क्योंकि यहाँ से भी आपके क्वेश्चन जो है आपके सीटेट एग्जाम में बन जाते हैं। बात करें इसके दायरे को लेकर के तो दोस्तों देख सकते हैं कि पर्यावरण अध्ययन का जो दायरा होता है वो बहुत बड़ा माना जाता है, क्योंकि यह बहुविषयक प्रकृति का होता है, जिसमें आपकी भौगोलिक विशेषता, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, क्षेत्र के जीव जंतु अपशिष्ट जो प्रबंधन होते हैं, जैव विविधता संरक्षण होता है, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन, स्वच्छता और स्वास्थ्य मुख्य रूप से आ जाते हैं। ये क्या होते हैं इनके बारे में अगर हम लोग एक एक करके डिटेल में जानेंगे तो चीजें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में और भी अच्छे तरीके से आ जाएंगी। दोस्तों नंबर 1 पर बात करें भौगोलिक विशेषता के बारे में तो दोस्तों देख सकते हैं कि भौगोलिक विशेषता से तात्पर्य उन प्राकृतिक या फिर मानव निर्मित तत्वों से है जो पृथ्वी की सतह को आकार देती हैं, जैसे आपका पहाड़ हो गया, नदियां हो गई, झीलें हो गई, घाटियां हो गई, वो या फिर आप शहरी क्षेत्र इत्यादि कह सकते हैं, आपकी भौगोलिक विशेषता के अंतर्गत आ जाती है। इन्हीं के बारे में आपको बिल्कुल समझना है, इन्हीं के प्रति आपको सकारात्मक सोच रखनी है। नंबर 2 पर बात करें दोस्तों प्राकृतिक संसाधन को लेकर के तो दोस्तों देख सकते हैं कि वे सभी वस्तुएं जो हमें प्रकृति से बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के मिलती हैं, वो जिनका उपयोग हम अपनी जरूरतों के अनुसार करते हैं, वही आपके प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे आपका भोजन हो गया, ऊर्जा हो गया और विकास के लिए ये सारी चीजें जो हम करते हैं वही आपकी प्राकृतिक संसाधन हो जाती हैं। यहाँ पर आप बिल्कुल देख सकते हैं कि हवा हो गया, पानी हो गया, मिट्टी हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, वनस्पतियां आपकी हो गई, खनिज हो गई, खनिज में जैसे आपका धातु हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सारी चीजें बिल्कुल आपकी प्राकृतिक संसाधन के रूप में आ जाती हैं। इनको आपको याद करके रखना है, नोट डाउन करके रखना है, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन जो है आपके सीटेट एग्जाम में बन जाते हैं। अगले नंबर पर दोस्तों बात करें प्राकृतिक संसाधनों के कुछ प्रकार के बारे में तो दोस्तों देख सकते हैं नंबर 1 पर आपका आ जाता है नवीकरणीय संसाधन, यानी कि ऐसे संसाधन जो प्राकृतिक रूप से फिर से बन जाते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि कभी खत्म नहीं होते हैं, उन्हें हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे आपका हवा हो गया, पानी हो गया, धूप इत्यादि हो गया, ये सभी आपके नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आ जाते हैं। जबकि अगर हम बात करें अनवीकरणीय संसाधन को लेकर के तो दोस्तों देख सकते हैं कि ऐसे संसाधन जो सीमित मात्रा में है और एक बार उपयोग करने के बाद आसानी से नहीं बनते, उन्हें हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे आपका कोयला और पेट्रोलियम हो गया, तो ये एग्जांपल देके आपको पूछ लीजिएगा कि ये किस प्रकार के संसाधन है, तो आप कहीं न कहीं अगर इन चीजों को नहीं याद किए रहेंगे, नहीं देखे रहेंगे, तो आपके क्वेश्चन भी बिल्कुल गलत हो जाएंगे। अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर के बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं कि कचरे के उत्पादन से लेकर के उसके अंतिम निपटान तक की सभी गतिविधियां और प्रक्रियाओं का व्यवस्थित तरीका होता है, जिसमें कचरे को इकट्ठा करना, परिवहन करना, उपचार, पुनर्चक्रण और सुरक्षित रूप से निपटान शामिल होते हैं। तो ये सारे आपके अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत आ जाते हैं, यानी कि आप इसमें ये सारी चीजें बिल्कुल देख सकते हैं, जिससे पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर इसके बुरे प्रभावों को कम किया जा सके और संसाधनों का उचित उपयोग भी किया जा सके। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो कचरे को कम करना है और एक मूल्यवान संसाधन के रूप में बदलना होता है, जिससे आपके आसपास का पर्यावरण जो है वो बिल्कुल सुव्यवस्थित रूप से बिल्कुल बना रहे, जिससे आपकी जो जीवन प्रत्याशा है वो लंबे समय तक बिल्कुल बनी रहे। अगले नंबर पर दोस्तों बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं अगले नंबर पर आपका जाता है जैव विविधता संरक्षण, यानी कि ये क्या होता है, अगर इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करें तो दोस्तों देख सकते हैं कि जैव विविधता संरक्षण का अर्थ जो होता है पृथ्वी पर मौजूद जीवों, उनकी प्रजातियों, आनुवंशिक विविधता और पारिस्थितिकी तंत्रों को बचाना है, जिससे कि प्राकृतिक संतुलन बना रहे और मानव जीवन के लिए भोजन, पानी और हवा जैसे महत्वपूर्ण संसाधन हमेशा उपलब्ध रहे। तो ये सारी चीजें बिल्कुल आपको जैव विविधता संरक्षण के अंतर्गत याद करके रखनी है, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन जो है आपके सीटेट एग्जाम में बन जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत ही विस्तार तरीके से आपको ये सारी चीजें बिल्कुल बताने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यानी कि दोस्तों जो ईवीएस का दायरा है और जो आपका
ईवीएस का महत्व है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल आपको बिल्कुल समझ में आ गई होंगी कि ये क्या होती हैं। अब उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आप अच्छे से समझ लिए होंगे और नोट डाउन भी कर लिए होंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन दोस्तों के पास शेयर भी कर दें जो आपके साथ सेटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि यहाँ पर ऐसी वीडियो आपको हर रोज देखने को मिलती रहेंगी। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।